नमस्कार मित्रों। स्कूल व्याख्याता के फॉर्म की अंतिम तिथि जा चुकी है, परंतु अभी भी 10 दिन तक उसमें संशोधन हो रहे हैं। इसी सिलसिले में हम चर्चा करेंगे आरएस के जो फॉर्म भरे गए थे वहाँ भी संशोधन हो रहा है, और जो आरएसएस भी है उसमें भी जो पशु परिचर का जो फॉर्म भरा था परीक्षा हो गई है, फिर भी यहाँ पे देखो संशोधन का यहाँ पे टाइम दिया है। तो चलिए हम इसी सिलसिले में बात करते हैं। पहले तो हम ये देखते हैं आरपीएससी ने आरएस को लेकर क्या निकाला है। इसी में से हम आपके जो सवाल जो वीडियो मैंने एक लगाया था उस पर करीब 25,000 विद्यार्थियों ने उसको देखा है, उसमें हजारों कमेंट है। ज़्यादातर सवाल वही है, सेम रिपीट हो रहे हैं, जिनके अधिकांश के जवाब वीडियोज़ में है। हालांकि अब हूबहू आपकी जो व्यक्तिगत प्रॉब्लम आ जाती है उतने हम कल्पना नहीं कर पाते हैं कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ जाती है क्या। तो चर्चा करते हैं, पहले आप बने रहिए। उम्मीद है कि आपके अधिकांश सवाल जो है यहाँ पे कवर हो जाएंगे। देखो, सबसे पहले ये विज्ञप्ति निकाली है लोक सेवा आयोग ने, प्रेस नोट निकाला है विज्ञप्ति का, कि परीक्षा 2 फरवरी को है आरएस की। और अब उन्होंने, यानी विज्ञप्ति में लिखा रहता है ना 60 दिन पहले, तो आप देख लो लगभग 60 दिन पहले उन्होंने दोबारा से मौका दिया है कि 5/12 से लेके 11/12 तक, यानी उन्होंने 7 दिन का समय दिया है कि अभ्यर्थी अपने नाम, फोटो, पिता के नाम, जन्म तिथि और लिंग के अलावा, भाई आपका लिंग महिला है या पुरुष, आपकी जन्म तिथि को तो देखो वैसे 10वीं में होने के बाद कोई बदल ही नहीं सकता, और उसके अलावा पिता का नाम, फोटो, अभ्यर्थी का नाम। कारण यह है डमी कैंडिडेट वाला जो लफड़ा होता है ना, उसको रोकने के लिए ऐसे प्रयास किए जाते हैं। तो 500 रुपये देके आप इसके अलावा, जैसे आपने कोई श्रेणी थी या कोई और आपकी भूल हो गई, आप जो एपीयर थे, क्या जो भी कुछ था आरक्षित वर्ग वगैरह, उस वाक्य में आप संशोधन कर सकते हैं पूरे फॉर्म में, बाकी चीजों में। दूसरी बात, ऑनलाइन ही होगा ये, ऑफलाइन नहीं होगा। तीसरी बात, ये कुछ नंबर दे रखे हैं, हालांकि मुझे लगता नहीं कि इस नंबर पे कोई कॉल अटेंड करता है क्या, मैंने तो ट्राई की, किसी ने नहीं किया, अब करते होंगे पता नहीं। और ये जो रिक्रूटमेंट, ये जो ईमेल है, यहाँ पे आप ईमेल जरूर कर देवें। ईमेल की पूरी संभावना है कि उसका जवाब आ जाए। अब हम आपके सारे क्वेश्चन लेंगे, ओटीआर में मिस्टेक हो गई, एमए बीएड, रोल नंबर, ओबीएस, मूल निवास, एसएसओ आईडी, सर्विस इत्यादि, हम सभी पे चर्चा करेंगे। पहले आप इसको देख लो। फिर ऑनलाइन आवेदन किए हैं। अब देखो ये एक चीज और, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव धारित नहीं होने के उपरांत भी, जैसे मान लीजिए यहाँ आरएस के लिए चाहिए होता है ग्रेजुएशन, यानी आप बीए, बीकॉम, बीएससी या और भी कई जो भी दे रखा है उसके आप फाइनल ईयर में हो, या फिर आप फाइनल ईयर कर चुके हैं। तो एपीयर वाले भी जो सेकेंड ईयर करके फाइनल में आ गए वो भी, और 21 साल, वो भी 2 चीजें। तो या तो आप आयु की दृष्टि से एलिजिबल नहीं है, या आप मुख्यतः योग्यता की दृष्टि से एलिजिबल नहीं है, तो आपको फॉर्म उठा लेना चाहिए। कारण क्या है, आरपीएससी फीस लेती नहीं है, एक बार लेती है। एक सवाल आपका और भी आया था कि सर फीस नहीं कटी, फॉर्म भरा कि नहीं भरा, तो फीस केवल ओटीआर के समय एक ही बार कटती है, उसके बाद में आपकी फीस नहीं कटेगी। नहीं कटी है तो कोई बात नहीं, उसमें आता है कॉलम फीस का, फिर वो नहीं आता, या क्योंकि वो उसमें आपके लागू नहीं होती। तो आपके अगर एप्लीकेशन नंबर जारी हो गए ना लिखे हुए, तो आप ये मान के चलो कि आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे क्या कहा है कि आपने अगर मान लो बिना योग्यता के आवेदन कर दिया ना, तो आरपीएससी के तो अब फॉर्म, उसका पेपर बनवाना, उसकी शीट की व्यवस्था करनी, और फिर आगे जाके वो बैठे ही नहीं, तो ये दिक्कत होती है इनको। तो इन्होंने कहा कि धारा, ये जो नया कानून बना ना, भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है और आगामी भर्ती परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। ऐसी कार्रवाई हो सकती है। अब क्यों हो सकती है, आपने इरादतन किया है, भूलवश किया है, वो कई और चीजें हैं, फिर आपको वहां बुला भी सकते हैं। तो ऐसे लफड़े में पड़ना नहीं है। आप अपने फॉर्म को 5 से लेके 11 तारीख, यानी ये जो 7 दिन का समय दिया है, इसी दरमियान एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करके, रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाके, माई रिक्रूट में जाके, और आप विथड्रा बटन, यानी जैसे चुनाव में कई उम्मीदवार अपना फॉर्म वापस उठाते हैं ना, वैसे यहाँ भी आप भी जो है यहाँ पे अपने फॉर्म को वापस उठा सकते हो। अगर आप आयु की दृष्टि से,
या फिर योग्यता की दृष्टि से आप यहाँ एलिजिबल नहीं है और पहले ऐसे ही फॉर्म भर दिया था किसी के कहने से कि भाई फीस तो लग नहीं रही, भर दो, तो वहाँ आप ध्यान रखना इस चीज़ के लिए आपको उठा लेना है। यही बात स्कूल व्याख्याता हो चाहे और कोई भर्ती हो, सभी में लागू हो रही है। क्लियर? तो अभी यहाँ से क्या सीख अपने को मिल रही है कि अभी आप स्कूल व्याख्याता में आपने फॉर्म भर दिया, 4 तारीख चली गई, अब या तो आप अभी संशोधन करवा लो, 5 तारीख से वापस शुरू है, 14 या 13 तारीख होगी, और उसमें भी आप नहीं करवाते हो, भूल गए, आपको पता नहीं चला, तो एक मौका आपको और मिलेगा 60 दिन पहले। कब? जब परीक्षा की तारीख आ जाएगी उससे लगभग 60 दिन पहले ऐसे 7 दिन का मौका और मिलेगा। उस समय तक कोई व्यक्ति किसी श्रेणी में नहीं था, फिर वहाँ आ जाता है, चाहे वो तलाकशुदा वगैरह इत्यादि मामले हो, कोई और मामला हो, तो भी आप वहाँ श्रेणी में चेंज कर सकते हैं, या कोई भूल हो गई आपको बाद में पता चला तो भी आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा, बहुत सारे विद्यार्थी छोटी छोटी बात के लिए भी टेंशन लेते हैं कि एमए के परसेंटेज नहीं लिखे, बीएड के सब्जेक्ट नहीं लिखे, केवल बीएड लिख दिया, क्या करें? तो वहाँ मेरा तो ये कहना है कि ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट का कोई सवाल नहीं है, रिजेक्ट आरपीएससी करती ही नहीं है। बात इतनी है कि जब आपका सिलेक्शन होगा और काउंसलिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा, तब आपका ये फॉर्म भी साथ में जाता है, फिर एक विस्तृत आवेदन पत्र भरा जाता है, तो वहाँ आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। तो अब आपने कोई रोल नंबर भूल से गलत लिख दिया, या परसेंटेज मान लो 57.18 थे 57.81 लिख दिए, तो उसका कोई बड़ा इश्यू मेरी नज़र में तो नहीं है कि आप उसके लिए वापस संशोधन करो, क्योंकि परसेंटेज की यहाँ कोई शर्त ही नहीं है। आप स्कूल व्याख्याता बनते हैं तो वहाँ भले ही एमए में 3rd डिवीजन बाई ग्रेस ही हो, बीएड होनी चाहिए, एमए या जो भी पीजी डिग्री है वो होनी चाहिए, पहली बात ये है। तो रोल नंबर का या कोई सब्जेक्ट का, एमए का सब्जेक्ट का जरूर इश्यू है। आप मान लीजिए इतिहास से व्याख्याता का फॉर्म लगा रहे हैं और आपने वहाँ इतिहास लिखा ही नहीं, एमए लिखा ही नहीं, तो आप एलिजिबल कैसे होगे? परंतु आपने भूल से रोल नंबर या परसेंटेज वहाँ गलती की तो उसका कोई इश्यू नहीं, क्योंकि आप तो ओरिजिनल मार्कशीट आपको वहाँ दिखानी है। फिर वो कहेंगे भाई ये रोल नंबर वो रोल नंबर गलत है, आपने गलत फॉर्म भरा, आप नकली है, तो ऐसा तो कहेंगे नहीं, क्योंकि आपकी बाकी चीज़ें सारी सेम है, 10वीं ग्रेजुएशन वगैरह। तो वहाँ आप कह सकते हैं शपथ पत्र देना पड़ सकता है आपको कि भाई वो भूलवश त्रुटि हो गई थी, और ये तो शपथ पत्र के भी लग जाएंगे, उस चीज़ के भी लग जाएंगे। तो या तो आप टेंशन फ्री होना चाहो तो एक 500 रुपये और लगा दो, ठीक है ना, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, 500 रुपये और लगा दिया आपने और आप टेंशन फ्री हो गए। और या फिर आपने कहा कि चलो ठीक है आगे एडिट का आएगा उस समय देखेंगे, उस समय देख सकते हो, और नहीं भी करो तो सिलेक्शन होगा तब देख लेना। ऐसा नहीं है कि ऐसी छोटी मोटी बात के लिए आपको सिलेक्शन से हटा देंगे, ऐसा कतई नहीं है। हाँ, जो मेन चीज़ है आयु सीमा, उसके अलावा आपका आरक्षित वर्ग, वो मेन चीज़ है, श्रेणी आप है एससी के भर दिया, ओबीसी जनरल, तो वहाँ पे फिर आपका चेंज नहीं होगा, टीएसपी नॉन टीएसपी वगैरह, वो आपको ध्यान रखना, चेंज करवा लेना, क्योंकि उसमें सारी मेरिट उसके अनुसार बन जाती है। फिर आपके लिए अकेले व्यक्ति के लिए पूरी मेरिट दोबारा नहीं बदलेगी आरपीएससी। एक हो गया योग्यता कि भाई फर्स्ट ग्रेड के लिए चाहिए बीएड और फिर चाहिए आपके लिए पीजी, तो वहाँ पे आपके लिए वो दोनों चीज़ें होनी चाहिए। भले ही वो आप एपीयर है चल रही है, भले ही आपने उसमें अब 3 साल की एमए है, किसी के रिवीजन किया है, तो कौन से के नंबर लिखें, सेमेस्टर है क्या लिखें, तो इन चीज़ों में जो भी आपका विवेक कह रहा है लिख देना। अब तो लिख दिए, परंतु उसको लेके आप हेडेक मत लेना। ओटीआर में संशोधन ऐसे तो नहीं होता, क्योंकि इन्होंने कहीं नहीं लिखा, साफ साफ लिखते हैं कि ओटीआर एक बार कर दिया वन टाइम तो वो फाइनल है। फिर भी ऐसा सुनने में आया है कि आप अपने आधार कार्ड में संशोधन करवा लेते हैं तो उसके आधार पे ओटीआर में हो जाता है, और उसके बाद आप फॉर्म भरें। अब तो फॉर्म चला ही गया, तो आगे आप ध्यान रखना। फिर भी हो गया तो आप आरपीएससी से संपर्क करें इस नंबर पे और ईमेल पे, वो क्या कहते हैं। या फिर मेरे ख्याल से मान लो आपके आधार में गलती थी और वो हो गया, या आपके पिताजी के नाम में कोई और में कोई जन्म तिथि वाला तो कोई इश्यू होना ही नहीं चाहिए, जन्म तिथि वाला भी एक बड़ा मुद्दा है, तो फिर आपको एक शपथ पत्र देने से भी कुछ हो सकता होगा काउंसलिंग के समय। तो इस चीज़ को लेकर अभी मेरे पास भी कोई ज़्यादा क्लियर डाटा नहीं है, आप क्लियर करना
या फिर हम कोशिश करते हैं इनको इन नंबरों पे पूछताछ करके आपको जानकारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी जानकारी जरूर शेयर करना, दूसरों को फायदा मिलेगा, पर करना सत्य ही जो अनुभव के आधार पे हो। एमए और बीएड का जिक्र नहीं किया तो आप जरूर संशोधन कर ले हैं, क्योंकि मेन चीज यही है और इसी का आपने किया ही नहीं योग्यता में, तो फिर हो सकता है कि भाई आपके पास वो डिग्री नहीं है जिसके लिए आप हो, तो यहाँ 500 रुपये आपने गलती की है तो अब या तो ध्यान देना था मेन चीज, तो मेरे ख्याल से कर लेना चाहिए। रोल नंबर है और है तो मुझे नहीं लग रहा उसका कोई इश्यू है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस का साफ साफ लिखा हुआ है कि पहले का बना हो, किसी कारणवश नहीं बना हुआ तो आप शपथ पत्र दे सकते हैं, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। शपथ पत्र आप बाद में दे देना कि भाई मैंने उस समय बना हुआ नहीं था, अब बना लिया है, ये नए वाला और ये पुराने का शपथ पत्र कि मैं उस समय भी ईडब्ल्यूएस में या नॉन क्रिमिनल ओबीसी में आता था। मूल निवास के लिए एड्रेस चेंज हो गया, ऐसा भी कईयों का आता है, तो राजस्थान का ही एड्रेस है, आपकी पोस्टिंग पहले कहीं और थी, पिताजी की आपकी, फिर उनकी आपकी कहीं और हो गई, तो उसमें कोई इश्यू आपके नहीं है, क्योंकि है तो राजस्थान के, लाभ तो मिलना ही है। तो नया बनाओगे तो पुराने के आधार पे नया बन जाएगा, वोटर लिस्ट वगैरह में आपका नाम होना चाहिए। तो राजस्थान के आप मूल निवासी हो तो राजस्थान का तो लाभ जो लागू हो मिलना है। अब आपकी शादी हो गई हरियाणा में और आपने वहाँ का मूल निवास बना लिया, क्योंकि शादी के बाद में वहाँ का बनाना पड़ेगा, शादी के बाद में पहले वाला काम का नहीं रहता, तो फिर आपको राजस्थान का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप तो मूल निवासी हरियाणा के हो या आप पंजाब के हो, जो भी। ऐसे ही कोई महिला यूपी की है, राजस्थान में आ गई, यहाँ शादी कर ली, यहाँ मूल निवास बना लिया, परंतु उसका ये रहेगा कि भाई इसके पिताजी किस कास्ट के हैं, तो कहेंगे भाई वो तो यूपी के हैं, वहाँ ये कास्ट है, वो अब यहाँ राजस्थान में वो किस वर्ग में आती है, क्या आती है, तो इस प्रकार से सीधा सीधा ये होता है कि वो मूल निवासी बाहर की मानी जाएगी। राजस्थान में आ गई, विवाह प्रमाण पत्र बन गया, फिर उसका मूल निवास यहाँ का बन गया, परंतु फिर भी उसकी कास्ट उसके पिताजी से, तो इस हिसाब से फिर वो उनको बाहर का ही मानते हैं, यानी जनरल में ही काउंट करते हैं। 2 एसएसओ आईडी वैसे तो 2 बनती नहीं है, परंतु कई बार गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए एक तो उनकी जो आईडी होती है वो, फिर आया ऐसा कमेंट कि ई मित्र वाले ने दूसरी आईडी बना के फॉर्म भर दिया, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म आपका भर गया, आप उसको लॉगिन कर लो, चेक कर लो, आपका फॉर्म है तो आपका है, आप आराम से परीक्षा दे सकते हैं। ये कोई आपने कोई फ्रॉड नहीं किया है कि 2 एसएसओ आईडी कैसे बन गई, कोई 2 पासपोर्ट नहीं बना लिया आपने, ठीक है। ईमेल एड्रेस वैसे एसएसओ आईडी है, फॉर्म भर गया तो भर गया। ई मित्र वाले ने कैसे भी कलाकारी से, या आप पासवर्ड भूल गए, उसके पास समय नहीं था, उसने बना दी तो बना दी। सर्विस पे टिक नहीं किया, तो देखो वैसे आरएस का उदाहरण दिया था मैंने, तो उसमें तो क्या होता है कि सर्विस के आधार पे आपके कई कैटेगरियां हैं, या स्कूल व्याख्याता में सर्विस के आधार पे कोई कैटेगरी नहीं है, आप सर्विस में है नहीं है उसका कोई लाभ नहीं मिलना है, परंतु फिर भी आप सर्विस में है तो आपको एनओसी देनी पड़ेगी, आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, परीक्षा में बैठने के लिए भी अनुमति लेनी चाहिए, अपने जो प्रिंसिपल है या जो उच्च अधिकारी है उसके माध्यम से एप्लीकेशन भेजी जाती है, आजकल साला दर्पण से भेजी जाती है, तो वो फिर अनुमति मिलने में भले ही पेंडिंग हो, जो भी हो, आपने अपनी तरफ से एप्लीकेशन लगा दी, तो सर्विस में आप है तो आपको टिक लगाना चाहिए। अब सर्विस में भी कई बार पता नहीं चलता कि स्टेट सर्विस, माध्यमिक शिक्षा वगैरह वो कर नहीं पाए, तो उसका कोई बड़ा इश्यू नहीं है, आप राजस्थान गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है, ये आपने दर्शा दिया तो भी काफ़ी है। और फिर तो अब आपके मन की बात है, आप रोज़ रोज़ टेंशन रखो, तैयारी पे ध्यान नहीं दो, उसके बजाय तो फिर 500 रुपये लगाने ही ठीक है, और कोई बड़ा इश्यू नहीं है तो फिर नहीं है, आप थोड़ा सा ऐसे मुट्ठी बंद रखो हिम्मत करके। तो वो एक ही सब्जेक्ट से 2 फॉर्म भर दिए, ऐसा भी आया था, तो 2 फॉर्म भर दिया आपने एक ही सब्जेक्ट से, कि पहले वाले में गलती होगी दोबारा एक और टिका दिया, तो वहाँ पे फिर आपको एक विड्रॉ कर लेना है, ठीक है। जैसे ही वो अभी का चल रहा है ऑप्शन, अभी का नहीं तो फिर वो कब आता है, परीक्षा से 60 दिन पहले, अभी आता हो तो अभी कर लेना यहाँ से, ये ऑप्शन है ना माइक रिक्रूटमेंट से, और नहीं हो तो फिर आप बाद में कर लेना, क्योंकि 2 का नहीं रखना है। बिना योग्यता के फॉर्म भर दिया ना तो पक्का ही कर लेना है विड्रॉ। कैसे कि भाई आपने एक से एमए पीजी कर रखी है, एमएससी दूसरे से नहीं की है, फिर भी लगा दिया अभी की लगा दो, कर लेंगे देख लेंगे, तो वो नहीं, वहाँ पे फिर आपको अभी नहीं कर पाते तो आगे 60 दिन पहले कर लेना। अभी मान लो हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि आपकी हो जाएगी डिग्री, फिर आप तैयारी सोचेंगे कि किससे करें, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 से भर सकते हैं आप। अगर आप एमए 2 सब्जेक्ट से हैं, 3 से तो 3 से भरो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आपके पास होनी चाहिए वो चीज़।
नहीं है आपके पास डिग्री, आपने एडमिशन नहीं लिया, तभी तो कहते हैं ना कि प्रीवियस होनी चाहिए, ताकि वो कम से कम, ऐसे तो भरे नहीं तो कह देगा मैं तो सोच रहा हूँ इस बार करूंगा, फॉर्म तो लगा देता हूँ, तो वो नहीं होता है यहाँ पे। तो आप समझ गए होंगे बात को कि आप अगर 3-3 4-4 सब्जेक्ट से आप MA MSc MCOM जो भी है आप भरो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु वो योग्यता आपके पास होनी चाहिए। आपको कल को 4 फॉर्म 4 से भरा, RPSC ने बुला लिया कि भाई हमें डाउट है आपने 4 से कैसे भरा, तो आप दिखा दो भी ये चारों हैं और मैं चारों परीक्षा दूंगा, मौका मिला तो मैं इंटेलिजेंट हूँ, चारों से लग सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं 2 से लग सकता हूँ, मैं सोचूंगा इन वक्त पर किससे दूं, वो आपकी मर्जी है, परंतु आपके पास वो पात्रता होनी चाहिए। और वैसे सामान्यतः तैयारी एक से ही हो पाती है, तो आप कंफ्यूजन भी नहीं बढ़ेगा, ज़्यादा से भरोगे तो कंफ्यूजन बढ़ेगा आपका। और फिर एक मौका और मिलेगा, 60 दिन पहले एक मौका और मिलेगा, उस समय आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, उस समय कर लेना विड्रा। आपको भी कोई उम्मीद है, आप अभी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे आपके सवाल थे जिनको मैंने लेने का प्रयास किया है। और ये देखो पशु परिचर वाला है, इसमें भी ऐसा लिखा है कर्मचारी बोर्ड ने कि पशु परिचर सीधी भर्ती। अब यहाँ परीक्षा होगी ना, उसके बाद ही यहाँ रूल अलग होगा, RPSC में अलग होगा कि आवेदन पत्र में संशोधन हेतु 6 तारीख से 15-9 बजे तक ऑनलाइन संशोधन विकल्प खोला जा रहा है, क्योंकि अभी रिजल्ट तो आया नहीं है। रिजल्ट बनता है श्रेणी के आधार पे, तो इसलिए श्रेणी जो है आरक्षण के आधार पे अभी कोई गलती हो गई है तो देखो श्रेणी, विशेष श्रेणी, दिव्यांग वगैरह, और उप श्रेणी, वैवाहिक स्थिति, विवाहित है कि नहीं है। कईयों की ये भी आता है कि अभी फॉर्म भरा तब आप अविवाहित थे और 2 महीने बाद विवाह हो गया, या मान लो अभी कल अगले दिन आपका नंबर आ गया अच्छा सावा देख के, पहले से तय था उस दिन आप नहीं थे, पहले बच्चा नहीं था अब हो गया, तो उन चीज़ों को लेकर टेंशन नहीं करनी है। यहाँ वैवाहिक स्थिति का तात्पर्य यह है कि जैसे विडो महिला है, उसने विवाह कर लिया, या मान लो विवाह की स्थिति में मान लो परित्यक्ता की स्थिति आ गई, कोई भगवान ना करे स्थिति आ जाती है मान लो, तो जो कुछ भी स्थितियाँ, तो वो दर्शाने से फिर आपको जो है आगे फायदा मिलता है। अब भूलवश आपने नहीं दर्शाया विवाह का, या मान लो आपने विवाह बाद में कर लिया, बच्चा बाद में हो गया, तो उनका तो कोई आपको ऐसे चिंता नहीं करनी है। इन चीज़ों, ये तो नेचुरल चीज़ें हैं, तो उसमें कोई न तो वो कुछ कर सकते हैं न आप कर सकते हैं। तो ऐसे आते हैं कमेंट्स कि पहले संतान नहीं थी अब संतान हो गई, उसमें एक ही दिखाई है, अब 2 कैसे दिखाएं, क्या करें। तो वो जब सर्विस लगेगी तब आपका शपथ पत्र लगेगा, ऐसा थोड़ी केवल इतने से काम चल जाएगा। आपकी काउंसलिंग होगी, उस समय एक एक चीज़ देखी जाएगी, उसके बाद आप स्कूल में ज्वाइन करने जाओगे तो दोबारा देखी जाएगी। तो और अब तो अभी वापस आदेश आया था ना 5 साल पहले वालों के, उनके अभी हमने और देखे हैं डॉक्यूमेंट, तो ऐसी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेन चीज़ ये है कि आप एकदम सोने की तरह शुद्ध 24 कैरेट आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए, किसी प्रकार की कोई चीटिंग वीटिंग धांधलीबाजी के बारे में मत पढ़ना, नहीं तो ऐसो जी तैयारी खड़ी है, ठीक है ना। तो मेन चीज़ क्या है, उद्देश्य यही है कि एक तो उस फ्रॉड को रोकना, दूसरा आप जिस वर्ग में है उसका लाभ नहीं ले पाते, बाद में जाके कहते हैं और पहले आपने फॉर्म में दिखाया नहीं, तो उनकी दिक्कत हो जाती है, तो मना कर देते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें बार बार कही जाती है, फिर भी विद्यार्थी भूलवश नादानी से कैसे भी करके गलतियां कर बैठते हैं, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। कारण है ये मित्र वालों के पास थोड़ी भीड़ रहती है, जल्दबाजी होती है, तो आप भी फटाफट, और फिर वो कंप्यूटर की स्क्रीन पे ऐसे एक एक चीज़ देखते हैं ना तो पता नहीं चलता, इसलिए प्रिंट आउट करके पहले चेक करना चाहिए, यहाँ पता नहीं चल पाता स्क्रीन पे। तो मेरे ख्याल से आपके सभी सवालों का समाधान लगभग हुआ होगा। फिर भी किंतु परंतु है तो आप संशोधन करवा ही लो, और कुछ चर्चाएं जैसे मैंने की और आप कहीं बाहर है, असुविधा है, तो आप फिर उसमें छोड़ भी सकते हो, आगे मौका मिलेगा। और नहीं भी करवाओ, कुछ ऐसे इश्यूज है जहाँ जरूरी नहीं है तो वो भी चलेगा, वो आपका निर्णय है, या फिर अंतिम निर्णय तो RPSC का रहता है। परंतु जैसा अनुभव के आधार पर बताया है आपको, जो चीज़ें बताइए कि जहाँ चिंता की आप बातें नहीं है तो वहाँ चिंता नहीं करें, और जो आवश्यक का जहाँ अपने अनुभव के आधार पर बताया है वहाँ आप आवश्यकता का भी ध्यान रखें और संशोधन कर लें। और सबसे बड़ा जो टारगेट है वो है तैयारी, तो तैयारी में जुट जाइए, समय ज़्यादा मत गंवाइए। देखिए वैकेंसी पहले कह रहे थे कि वैकेंसी नहीं है, आ गई, फॉर्म कब भरे जाएंगे, भर दिए, लास्ट डेट चली गई ना। ऐसे ही एग्ज़ाम डेट की भी घोषणा हो जाएगी, एग्ज़ाम डेट नज़दीक भी आ जाएगी और समय चला जाएगा। इसलिए एक मैंने टाइम टेबल का वीडियो भी बनाया था, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। स्कूल व्याख्याता के लिए इसी चैनल पे
करंट अफेयर और कुछ और इम्पोर्टेंट क्लासेज मिलेगी। यस गुरु प्राइम एप्लीकेशन पर स्कूल व्याख्याता से संबंधित जो कोर्सेज है, क्लासेज है, वो चल रही है, उनको आप देख सकते हैं। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और कोई आपका सवाल रहेगा कमेंट करना, प्रयास करेंगे कि उसका जवाब दिया जाए। धन्यवाद।